हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी मेमोयर। और आज हम बात करेंगे 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड़ के बारे में, जो फिलहाल Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे शायद ऑस्कर के लिए भेजा जाना चाहिए था, पर कुछ गलत फैसलों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। कहानी शुरू होती है एक देवी से, जो अनलिमिटेड सोने और अनाज का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि ये देवी धरती की कोख से आई थी। जब दुनिया की शुरुआत हुई तो इस देवी ने अपने गर्भ से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली संतान से था, जिसका नाम था हस्तर। आज के समय में हस्तर का नाम कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हस्तर सिर्फ खुद के लिए सोना और अनाज चाहता था। सोना तो उसने ले लिया, पर जब अनाज लेने गया तो बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया और उसे अनाज नहीं लेने दिया। इस हमले से देवी ने हस्तर को बचा तो लिया, लेकिन शर्त ये थी कि उसकी पूजा कोई नहीं करेगा और उसका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। कई युग बीत गए और हस्तर अपनी मां के गर्भ में सोता रहा। फिर कुछ समय बाद लोगों ने हस्तर के नाम का एक मंदिर बना दिया। कहा जाता है कि उस दिन से बाकी देवी देवताओं का गुस्सा तुम्बाड़ गांव पर बरस रहा है। अब फिल्म की शुरुआत होती है 1918 के तुम्बाड़ गांव से। हमेशा की तरह वहां बारिश हो रही है। एक औरत बारिश में भीगते हुए एक बड़ी हवेली में दाखिल होती है। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी होता है जो उस औरत से कुछ सामान लेता है। वह औरत जल्दी करने को कहती है, क्योंकि उसे घर जाकर एक बूढ़ी औरत को खाना खिलाना है। उस कमरे में हस्तर की एक मूर्ति रखी होती है, जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का होता है। औरत उस बूढ़े आदमी से वो सोने का सिक्का मांगती है, पर वह मना कर देता है। वो कहता है कि ये ऐसे ही नहीं दिया जा सकता, इसे कमाना पड़ता है। बारिश में भागते हुए उसी औरत के 2 बच्चे अपने घर की तरफ जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं, वहां ताला लगा होता है। उन्हें समझ आता है कि उनकी मां अभी तक वापस नहीं आई है, इसलिए वो बाहर ही वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाना है। फिर वे ताला खोलकर अंदर जाते हैं। बड़ा भाई, जिसका नाम विनायक है, खाने की तैयारी करता है और छोटे भाई को उसे खिलाने के लिए भेज देता है। छोटे भाई को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है। तभी उनकी मां वहां आ जाती है और दोनों को एक एक थप्पड़ लगाती है। फिर खुद खाना लेकर उस बूढ़ी औरत के कमरे में चली जाती है। वो उसे खाना खिलाती है और उसके नाखून भी काटती है। रात में जब विनायक अपनी मां से पूछता है कि क्या उस बूढ़े आदमी ने सोने का सिक्का दिया, तो वो मना कर देती है। तब विनायक गुस्से में उस बूढ़े आदमी को गाली देता है और उसकी मां फिर से उसे थप्पड़ मार देती है। यही पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी असल में विनायक का पिता था। विनायक गुस्से में कहता है, उस बूढ़े आदमी से कह दो, अगर उसने सोने की मुद्रा नहीं दी तो हम भी उसकी बुढ़िया का ख्याल नहीं रखेंगे। जैसे ही वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है और उनकी मां तुरंत उसके कमरे में चेक करने जाती है। बूढ़ी औरत जाग चुकी होती है। उसकी मां उसे कहती है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और बूढ़ी औरत फिर से सो जाती है। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी मर जाता है और उनकी मां अपने दोनों बच्चों के साथ तुम्बाड़ छोड़कर पुणे जाने का प्लान बनाती है। लेकिन विनायक इस प्लान से सहमत नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि उस हवेली में खजाना छिपा है। वो अपनी मां से कहता है कि अब तो बूढ़ा आदमी मर चुका है, हवेली हमारी ही है, क्यों न वहां चले जाएं। लेकिन उसकी मां उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि सुबह होते ही वो लोग पुणे के लिए निकल जाएंगे। रात में छोटा भाई घर की दीवार पर चढ़ा होता है और वहीं से गिर जाता है। उसके सिर पर चोट लगती है और खून बहने लगता है। उसकी मां उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और विनायक से कहती है कि आज उसे अकेले ही उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाना होगा। साथ ही समझाती है, अगर वो नींद से जाग जाए तो उससे कहना कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। जब विनायक अंदर आता है तो देखता है कि खाना जल चुका है और बूढ़ी औरत भी जाग गई है। वो थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी जल्दी उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करने लगता है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आ जाती है और उसे पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। वो उसे खाना चाहती है क्योंकि वो बहुत भूखी है।
इस बच्चे को याद नहीं आ रहा होता कि उसकी माँ ने कौन सा शब्द बताया था। बूढ़ी औरत इतनी भूखी थी कि वो उसे मारने ही वाली थी, तभी उसे वो शब्द याद आ जाता है और वो बूढ़ी को सुला देता है। उस बूढ़ी औरत को एक वरदान मिला था, जिसकी वजह से वो कभी मर नहीं सकती थी, चाहे उसका शरीर कितना भी सड़ चुका हो। उसे अमर रहने का श्राप मिला था। उसके सिर्फ दो ही काम थे, खाना और सोना। जब वो उसे सुला देता है, तभी उसकी माँ वापस आ जाती है और विनायक अपनी माँ से छोटे भाई के बारे में पूछता है। उसकी माँ रोने लगती है और बताती है कि उसका छोटा भाई मर चुका है। भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद वे तुम्बाड़ छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन विनायक के मन में लालच भरा हुआ था। वो अपनी माँ से कहता है, क्यों ना हम बुढ़िया को बांधकर उससे खजाने का पता पूछें। उसकी माँ इस बात पर गुस्से में उसे मारती है और उसे कभी तुम्बाड़ वापस न आने की कसम दिलाती है। 15 साल बाद जब उसकी माँ की मौत हो जाती है, तो विनायक लालच के कारण वापस तुम्बाड़ आता है, खजाने की तलाश में। वो अपने पुराने घर जाता है और देखता है कि बूढ़ी औरत अब भी जिंदा है, जबकि उसका पूरा शरीर सड़ चुका है। विनायक उससे खजाने का पता पूछता है, बदले में बुढ़िया उससे अपनी मुक्ति की मांग करती है। कुछ महीनों बाद विनायक पुणे वापस आता है और अपने साथ ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं लाता है। जब वो अपने घर आता है तो अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक करता है और फिर उस गोल्ड कॉइन को राघव नाम के आदमी के पास ले जाता है, जिसने उसे उधार दिया था। विनायक राघव को गोल्ड कॉइन देकर अपना सारा उधार चुका देता है। अब विनायक कई बार तुम्बाड़ जाता है और वहां से सोने की मुद्राएं लाकर पुणे में राघव को बेचता है। राघव भी हैरान होता है कि इतनी सारी सोने की मुद्राएं कहां से आ रही हैं, लेकिन विनायक किसी को भी कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी नहीं। एक दिन राघव विनायक के घर आता है और उसकी बीवी से उन गोल्ड कॉइन के बारे में पूछता है। लेकिन तभी विनायक वहां पहुंच जाता है और राघव बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जाते जाते राघव विनायक को पार्टनरशिप का ऑफर देता है, लेकिन विनायक उसका ऑफर ठुकरा देता है। कुछ दिन बाद राघव विनायक के घर पर एक नौकरानी लेकर आता है और उसे वहीं छोड़ देता है। रात को नौकरानी विनायक को बताती है कि राघव ने उसे इसलिए भेजा है ताकि वो विनायक के घर पर नजर रख सके। ये सुनकर विनायक को गुस्सा आ जाता है और वो एक प्लान बनाता है। वो तुम्बाड़ की तरफ जाता है और राघव भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। विनायक राघव को देवी की गर्भ का रास्ता दिखाता है। राघव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अंदर क्या छिपा है और वो वहां चला जाता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो देखता है कि एक डिब्बा रखा हुआ है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें गीले आटे की एक गुड़िया होती है। उसे देखते ही हस्तर वहां आ जाता है और राघव घबरा जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता। हस्तर राघव को काट लेता है और धीरे धीरे राघव भी उस बूढ़ी औरत की तरह बन जाता है, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता और देवी की कोख में फंस जाता है। कुछ समय बाद विनायक वहां आता है और राघव को फंसा हुआ देखता है। विनायक वहां आटे का एक गोला बनाता है और उसके अंदर खड़ा रहता है। फिर वो गीला आटा निकालता है और तुरंत ही हस्तर आ जाता है। विनायक उसे थोड़ा छेड़ता है, उसके मजे लेता है, क्योंकि हस्तर सूखे आटे की रेखा पार नहीं कर सकता। इसलिए विनायक उसे उंगली करके चिढ़ाता है और फिर उसे गीला आटा खाने के लिए देता है। जैसे ही हस्तर खाने में बिजी हो जाता है, विनायक पीछे बंधी पोटली से सोने के सिक्के निकालता है और जल्दी जल्दी बटोरकर वहां से भाग जाता है। हस्तर हमेशा खाने में व्यस्त रहता है और इसी वजह से विनायक हर बार वहां से जिंदा लौट आता है। ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं। 1947 में जब इंडिया आजाद हो चुका था, विनायक राव काफी अमीर हो चुका था। उसने अपना खुद का बड़ा घर और गाड़ी खरीद ली थी। उसके 3 बच्चे थे, एक लड़का और 2 लड़कियां। विनायक राव उस नौकरानी को भी अपने घर ले आया था, लेकिन उसकी बीवी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसलिए वो अलग ऊपर के कमरे में रहती थी और विनायक अपना ज्यादातर वक्त नौकरानी के साथ बिताता था। अब विनायक बहुत अमीर हो चुका था तो उसके शौक भी बड़े हो गए थे। वो अलग अलग तरह के नशे करने लगा था और अय्याशी में डूब चुका था। जैसे जैसे वो उम्रदराज हो रहा था,
उसने अपने बेटे को भी तैयार करना शुरू कर दिया था। वो उसे रोज रस्सी पर चढ़कर हस्तर की पोटली से सिक्के निकालने की प्रैक्टिस करवाता था। एक दिन विनायक अपने बेटे को तुम्बाड़ लेकर जाता है और उसे सब कुछ बताता है, वहाँ क्या है और क्या हो सकता है। ये सब सुनकर उसका बेटा थोड़ा डर जाता है। तुम्बाड़ पहुंचते ही दोनों आटे को गीला करके एक गुड़िया बनाते हैं, लेकिन विनायक उस गीली आटे की गुड़िया को फेंक देता है। वो कहता है कि आज वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हैं, इसलिए गुड़िया की कोई जरूरत नहीं। वो दोनों नीचे उतरते हैं। देवी की गर्भ जैसी गुफा देखकर उसका बेटा घबरा जाता है। विनायक उसे सूखे आटे के बारे में बताता है। वो समझाता है कि क्योंकि हस्तर देवी का सारा अनाज लेना चाहता था लेकिन उसे मिला नहीं, इसलिए उसे अनाज की भूख है और वो उससे डरता भी है। सूखे आटे की रेखा को हस्तर कभी पार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो जलकर मर जाएगा। लेकिन उसे गीले आटे की भूख भी है और इसलिए वो हमेशा गीली आटे की गुड़िया को खाने आता है। जब तक गीला आटा बाहर नहीं निकलेगा, हस्तर नहीं आएगा। यह सुनकर उसका बेटा घबरा जाता है और बताता है कि उसने थोड़ा सा गीला आटा अपने साथ रखा है। जैसे ही गीला आटा बाहर आता है, हस्तर वहां आ जाता है। स्थिति संभालने के लिए वो गीले आटे को हस्तर की तरफ फेंक देता है और रस्सी से ऊपर भागने लगता है। उसका बेटा इस बीच हस्तर की पोटली से कुछ सोने के सिक्के ले लेता है और दोनों मुश्किल से वहां से बच निकलते हैं। बाहर आते ही विनायक अपने बेटे को बहुत मारता है और सिक्के लेकर दोनों वहां से चले जाते हैं। विनायक अपने बेटे को उसकी पहली कमाई देता है और उस सोने के सिक्के को बहुत संभाल कर रखने की हिदायत देता है। अब वे पुणे वापस आ जाते हैं। वापस आते ही विनायक उस हवेली को खरीदने गया जहां से उससे सिक्के मिल रहे थे, लेकिन जिस राजा के पास वो हवेली थी वह बताता है कि उसने वो हवेली भारत सरकार को दे दी है। यह सुनकर विनायक परेशान हो जाता है और जमकर शराब पीने लगता है। इस बीच उसका बेटा उस नौकरानी के पास जाता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर नौकरानी हंसने लगती है। तभी वह अपने बेटे को पहला सोने का सिक्का देता है और फिर दोनों विनायक राव के पास चले जाते हैं। विनायक उसे बताता है कि वो हवेली अब सरकार के हाथ में है और अब वो वहां नहीं जा सकते। फिर विनायक अपने बेटे को अब तक की सारी कमाई दिखाता है और कहता है कि अब उन्हें उसी में गुजारा करना होगा। जब विनायक काम वाली बाई के पास जाता है तो देखता है कि उसके हाथ में एक सोने का सिक्का है। वो उससे पूछता है कि ये कहाँ से आया। तब बाई बताती है कि यह सिक्का उसे उसके बेटे ने दिया है। ये सुनकर विनायक राव को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को मारने लगता है। तभी उसका बेटा बोलता है कि वो गलत सोच रहा है, सिक्का हस्तर से नहीं बल्कि उसकी पोटली से मिलता है, इसलिए क्यों ना हम उसकी पूरी पोटली ही लेकर आ जाएं? विनायक राव उसे समझाता है कि हस्तर को गीले आटे की एक गुड़िया खाने में ज्यादा समय नहीं लगता और वो लोग हमेशा बस कुछ ही सिक्के ले पाते हैं। लेकिन उसका बेटा एक आइडिया देता है, क्यों ना हम ढेर सारी आटे की गुड़िया साथ लेकर जाएं और जैसे ही हस्तर एक गुड़िया खाएगा हम दूसरी फेंक देंगे, फिर उसकी पोटली चुराकर वहां से निकल जाएंगे। ये सुनकर विनायक राव मान जाता है और अपने बेटे की समझदारी देखकर खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद दोनों पूरी तैयारी के साथ तुम्बाड़ लौट आते हैं। इस बार वो बहुत सारा आटा लेकर आते हैं और उससे ढेर सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं। पहले वो एक गुड़िया बनाते थे, लेकिन इस बार वो कई गुड़िया बनाते हैं और प्लान के साथ नीचे उतरते हैं। लेकिन नीचे पहुंचकर जो देखते हैं उससे उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। जितनी ज्यादा आटे की गुड़िया होती हैं, उतने ही ज्यादा हस्तर वहां आ जाते हैं। पहले अगर एक गुड़िया होती थी तो एक हस्तर आता था, लेकिन इस बार बहुत सारी गुड़िया होने की वजह से कई सारे हस्तर उनके पीछे लग जाते हैं। इतने सारे हस्तर को देखकर विनायक का बेटा डर के मारे बेहोश हो जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए विनायक राव खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो अपने शरीर पर आटे की सारी गुड़िया बांध लेता है और हस्तरों को अपनी तरफ खींचता है। वो आटे के घेरे से बाहर निकलता है ताकि सारे हस्तर उसके पीछे जाएं और उसका बेटा सुरक्षित निकल सके। विनायक राव हस्तरों के साथ देवी के गर्भ से बाहर आ जाता है।
देवी के गर्भ के चारों ओर आटे का घेरा होता है जिसे हस्तर पार नहीं कर सकते, लेकिन विनायक का बेटा वहां से सुरक्षित बाहर निकल आता है। बाहर आकर वह देखता है कि उसके पिता अब श्रापित हो चुके हैं, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह, और यही होता है जिसे भी हस्तर काटता है वो अमर हो जाता है। विनायक राव की हालत देखकर उसका बेटा डर जाता है और पोटली को नहीं उठाता। इस दौरान विनायक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखती है। असल में वो अपने बेटे को एक सीधी बात सिखाना चाहता था, लालच बहुत खतरनाक होता है। विनायक के बेटे ने अपनी सीख ले ली। उसे समझ आ गया कि लालच ने उसकी जिंदगी से उसके पिता को छीन लिया। अपने पिता को मुक्ति देने के लिए वह वहीं उनका अंतिम संस्कार कर देता है और बिना पोटली उठाए ही वहां से चला जाता है। इस मोड़ पर फिल्म खत्म होती है और यही संदेश देती है कि किस तरह 3 पीढ़ियों ने अपने लालच की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मूवी मेमोयर को सब्सक्राइब करें।